तो हम सेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी हमारे पास आ जाता है जी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये अक्सर टोपोलॉजी में यूज होता है। ये कुछ सेट आइडेंटिटीज आ जाती हैं, आइडेंटिटी लॉज आ जाते हैं इसमें। मतलब के सेट खुद कब आ सकता है, अगर इंटरसेक्शन की फॉर्म में आपने आंसर सेट ही लेके आना है तो वो यूनियन इसके साथ यूनिवर्सल सेट के साथ करना पड़ेगा इंटरसेक्शन, और एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो फिर ए आ जाएगा। फिर डोमिनेशन लॉज है, ठीक है, कि ए को जिसके साथ यूज करें दूसरा सेट आ जाए, जैसे ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट लॉज का मतलब है कि अपने आप के साथ आपने यूज करना है यूनियन और इंटरसेक्शन को। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन लॉज है, डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के इक्वल होता है। बाकी कम्यूटेटिव लॉज का भी पता है आपको, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉज है यूनियन और इंटरसेक्शन के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। एसोसिएटिव लॉ में ये डिफरेंस है कि अगर यूनियन आएगा तो 2 बार आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन और इंटरसेक्शन आ जाता है, जैसे ये यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी मॉर्गन लॉज, ठीक है। अब्जॉर्प्शन लॉज के एक ए जो है वो ये इसमें ए में जो बी है ना वो अब्जॉर्ब हो गया है। और कॉम्प्लीमेंट लॉज, ये डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस वो टेबल के जो लॉज है ना वो आपने देख लेने हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ना कुछ फाइनाइट यूनियन और काउंटेबल यूनियन, ये दो किस्म के यूनियन आ जाते हैं। फाइनाइट फाइनाइट यूनियन, काउंटेबल यूनियन, फाइनाइट, काउंटेबल, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन अगर फाइनाइट होगा तो इस तरीके से होगा, 1 से n तक होगा, ठीक है, ये आई। तो फाइनाइट यूनियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, A1 यूनियन A2 यूनियन और इस तरीके से ये an तक। इसी तरीके से अगर काउंटेबल यूनियन की बात की जाए तो वो 1 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो वो इस तरह से फिर क्या होगा, A1 यूनियन A2 और ये चलते ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस जगह पे तो फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे ये देखिए इंटरसेक्शन 1 to n a i, तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है। जैसे यहाँ पे उसने ये इसका कैलकुलेट किया हुआ है। चले ये तो आप खुद कर सकते हैं ना, हम एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन देख लेंगे। इसी तरह ये काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन है। एग्जाम्पल 17 भी आप इसको देखिएगा। तो अब ये एक्सरसाइज आ गई है, ठीक है। इसमें से सिर्फ आप जो है ना ये वाले क्वेश्चन कर लें। ये 53 हो गया जैसे, ठीक है, 54 कर लें, और 56 कर लें, 57 देख लें,
तो फॉर एग्जांपल आपको मैं इसका कोई पार्ट करवा देता हूँ, कौन सा करना चाहेंगे? देखिए जरा 57 का कोई पार्ट देख लें। हम ऐसा करते हैं 57 का बी पार्ट कर लें, ठीक है, -i to i। अब सेट हमारे पास डिफाइंड है, ये मैं 57 का बी पार्ट कर रहा हूँ, ai is equal to -i and i। ये सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यूनियन i goes from 1 to infinity i, ठीक हो गया। तो इसको आप ओपन कर ले, a1 यूनियन एक्सटेंड कर लेते हैं ना, एक्सटेंड a2 यूनियन, इस तरीके से। अब a1 की वैल्यू जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 1, और फिर a2 आ जाएगा -2 2, क्योंकि ये सेट है इसमें 2 एलिमेंट। इसी तरीके से -3 3, और ये चलता जाएगा। असल में हो ये रहा है कि -1 -2 -3 आ रहा है और 1 2 3 आता जा रहा है। तो जब आप इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये +-1 +-2 +-3 और +-4, और इस तरीके से आंसर में ये वाला सेट आ जाएगा जब आप यूनियन करेंगे। और जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले सेट में और दूसरे सेट में कुछ भी एक जैसा नहीं है। बुक मैंने ये शुरू करवाई हुई थी पेज 168, ठीक है। जो आपका सिलेबस है ना, उसमें ये जो एफपीएससी का सिलेबस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये बुक है, ठीक है। अभी मैं 8th एडिशन यूज कर रहा हूँ, नीथ रोजन की बुक 8th एडिशन यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह इंटरसेक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो है ना आंसर में कैसे i from 1 to infinity i, तो -1 to 1 इंटरसेक्शन -2 and 2, ठीक है, क्योंकि ये सेट है तो इसमें जस्ट 2 वाली, फिर -3 3, और आंसर में एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी फंक्शंस। फंक्शंस सबसे पहले नंबर पे, अच्छा, फंक्शंस की जो डेफिनेशन है ना वो आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में भी देखी होगी। यहाँ पे ठीक है। अच्छा दिलावर, आप माइक ऑन करें जरा अपना। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आ जाए, एम्प्टी सेट तो पहले ही फाइनाइट होता है ना। देखें, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं, वो ऑलरेडी फाइनाइट है। अगर एलिमेंट्स महदूद होंगे तो वो भी फाइनाइट होगा, अदरवाइज सेट इनफाइनाइट होगा। ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके ना ये चीजें। तो
एक सेकंड, दिलावर को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? दिलावर, अच्छा वो अभी ठीक है, अभी आप इधर जरा माइक ऑन ही रखें। आप मुझे ये बताएं कि जो फंक्शन है ए से बी तक, ये फंक्शन कब होगा, इसकी प्रॉपर्टीज बता दे। पहली प्रॉपर्टी, एक नंबर का डोमेन जो है ना फंक्शन, हाँ जी, डोमेन एफ जो है वो इक्वल हो एक है, और सेकंड एलिमेंट स्पीड होगा, सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी? और बस ये दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो सर पहले रिलेशन होना मस्ट नहीं। हाँ, वो तो ऑलरेडी रिलेशन होगा ना, उस वो डिस्प्यूट की बात है, वो हमने वैसे ही छोड़ दिया बीच में, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं डिस्कस। रिलेशन तो ऑलरेडी होगा, रिलेशन पे मैं इसलिए नहीं गया कि वो हम आगे जाके देखें, अभी फिलहाल फंक्शन के बारे में हमने लिखा है। अब फंक्शन में कुछ चीजें हैं, डोमेन, रेंज, अच्छा आपने पूछा एम्प्टी सेट फाइनाइट क्यों होता है। एम्प्टी सेट फाइनाइट इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना, जीरो एलिमेंट्स। तो जीरो एलिमेंट्स फाइनाइट ही होगा, उसमें जीरो एलिमेंट्स होते हैं। देखें डोमेन, कोडोमेन, इस तरह की जो कंसेप्चुअल चीजें हैं ना, वो बंदा जब रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है ना, तो इंटरव्यू में डिस्कस कर लेता है। इंटरव्यू की तैयारी में पहले आप रिटन की तैयारी करें। इमेज, प्री इमेज, रेंज और इमेज, ठीक है। तो जब हमारे पास एफ एक फंक्शन होगा ए से बी तक, तो हम सेट ए को बोलेंगे डोमेन, ए को बोलेंगे आप डोमेन और बी को बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। ए डोमेन होगा और बी कोडोमेन होगा। अब आपको मैं कोडोमेन और रेंज में फर्क बताता हूँ। आप मान लें कि हमारे पास एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक, ठीक है। और फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एन इक्वल एन स्क्वायर, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। तो अब आप ये एन स्क्वायर को भी आप जो है ना 2n का, ठीक है। अब जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 पे आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स आंसर में आ रहे हैं ना, वो होगी रेंज। सर कोड मेन का सबसेट जो होता है वो रेंज होती है। हाँ जी, तो रेंज में असल में आ गया 2, 4, 6, इस तरीके से। कभी कभी कोड मेन खुद रेंज बन जाता है ना, कोड मेन खुद भी रेंज बन जाता है कभी कभी। वो फंक्शन इस फार्मूले पे डिपेंड करता है कि ये फार्मूला असल में क्या है। अगर मैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन कर लूं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन,
मतलब जो पुट कर रहे हैं वही आंसर में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोडोमेन ही रेंज हो जाएगी। तो फिर कौन फंक्शन हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा सर? नहीं, मैंने आइडेंटिटी फंक्शन बोला है वैसे। ठीक है। कांस्टेंट में तो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं ना कोई नंबर। मैं हाँ, कह रहा हूँ उसकी कि डोमेन भी फिक्स हो जाती है। नहीं, डोमेन फिक्स नहीं हो जाती, डोमेन वेरी करती है। रेंज फिक्स्ड होती है सर? जी, रेंज फिक्स्ड होती है ना कांस्टेंट फंक्शन की। चले, बहरहाल आपको मैंने ये फर्क बताना था कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज और प्री इमेज। तो इमेज जो है वो 2 है, प्री इमेज जो है वो 1 है। इसकी इमेज 4 है, यहाँ पे 4 की प्री इमेज 2 है। तो आप फंक्शन देख के इमेज और प्री इमेज भी बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इमेज जो है, इमेज हो 10, तो प्री इमेज क्या होगी? सोच के बताएं जरा। 5। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 5 होगी। अगर मैं बोलूं इमेज हो 11, तो प्री इमेज क्या होगी? 11/2। प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं ही नहीं 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 करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नेचुरल नंबर। क्योंकि ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जो यहाँ पे पुट करे और आंसर 11 है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है, पता होना चाहिए ये इजी बातों का। चलें, फंक्शन की डेफिनेशन का पता चल गया होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन है z to z। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी होती है, ये जो लिखा होता है ना हमने, ये इतना अहम होता है कि यहाँ से ही हमें डोमेन रेंज का अंदाजा होता है। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z। अब डोमेन और कोडोमेन जो है ना, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। हमने इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। जाहिर है आप इसमें हर इंटीजर पुट कर सकते हैं ना डोमेन में, यहाँ पे। तो डोमेन इसकी क्या हो गई? वही हो गई, डोमेन f इज इक्वल टू z, क्योंकि ये डेफिनेशन है फंक्शन की कि डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आनी चाहिए, तभी फंक्शन होगा। तो ये डोमेन इसके इक्वल है। अब आप रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज वही है जो आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट के लिए चाहे आप +1 पुट करें, चाहे आप -1 पुट करें, आंसर 1 ही है इसमें। इसी तरीके से चाहे आप 2 पुट करें, चाहे आप -2 पुट करें, आंसर आपका 4 आना है। ठीक है, और जब आप 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप +-3, चाहे +3 चाहे -3, आंसर 9 आना है। तो इसका मतलब है कि आंसर जो आ रहा है ना, आउटपुट जो आ रही है वो रेंज है, और रेंज जो है वो है हमारे पास 0, 1, 4, 9, इस तरीके से। तो ये जो सेट आ गया, ये इस फंक्शन की रेंज है। ठीक है, सर 0 इवन नंबर हो सकता है? 0 इवन नंबर होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है? जी जी, नॉन नेगेटिव होता है, बिल्कुल। 0 नॉन नेगेटिव होता है, और 0 नॉन पॉजिटिव भी होता है। क्या होता है सर? नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। हाँ जी, इसके साथ ना पॉजिटिव लगता है ना नेगेटिव लगता है। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद सर ये उसने कहा, फंक्शन जी जी में पूछिए। ऐसा कौन किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा? कहाँ पे? ये यही यही पूछा जा सकता है ना आपसे। डोमेन, ठीक है। डोमेन पूछी जा सकती है, रेंज रेंज पूछी जा सकती है। ठीक हो एक गया। एक मिसाल है, मैं आपको यहाँ पे ये डिफाइन कर दूं, फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। अब आपने इधर आंसर मुझे ये बताना है कि f ऑफ x को मैंने डिफाइन किया है जी 1/1 माइनस x के रूट। चले, अब आप इसकी डोमेन बताएं, सर ये 1 पे एग्जिस्ट नहीं करती, आगे अनडिफाइन बताएं। आ रहा है। हाँ, तो डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन? रियल में से 0 को निकाल देंगे।
डोमेन क्या होगी डोमेन इसकी? सर 1 माइनस एक्स लेस देन 0, तो उसको ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का ये। नहीं तो माइनस इन्फिनिटी से इसको माइनस ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी से आएगा। 1 तक नहीं कर लेंगे? हाँ जी सर, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है। हाँ तो 1 तो इंक्लूड करेंगे, 0 आ जाएगा, तो 0 से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ जी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, रियल नंबर में से अगर 0 निकाल दें तो, सॉरी 1 निकाल दें तो अनडिफाइंड फंक्शन आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट मिल गया। मैं आपको ये रियल कहना में चाह रहा हूँ कि 1 से बड़े नंबर में भी तो ये कम्प्लेक्स बनता जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो हमें यहाँ यही चाहिए ना डोमेन। ठीक है, हाँ, इसी तरह से आ सकते हैं ना क्वेश्चन। ये आपने r-1 सेंड किया, r-1 नहीं होगा। ठीक है। अगर देखें किसी ने भेजा है r-1, पहली बात तो ये नोटेशन गलत है, इस ये नोटेशन ऐसे होगी। हाँ सर, ये सेट लिखते हैं। हाँ जी, अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं r का 10 यूज कर लूं, मतलब x को मैं अगर 10 यूज कर लूं, तो ये हो जाता है 1/1 माइनस 10 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाता है 1/-9 स्क्वायर रूट, तो ये 1/3 उल्टा हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ये रियल रहता ही नहीं है। ठीक हो गया सर। तो हमें तो रियल में चाहिए ना आंसर ये, तो इसलिए 10 भी डोमेन में नहीं आ सकता। चले बहरहाल अच्छी बात है, आपको डोमेन रेंज की समझ है। उसके बाद 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन है। 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो 1-to-1 फंक्शन ये मैंने पहले भी वैसे डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से बता दूं 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। पहले मैं इसकी आम डेफिनेशन लिखता हूँ ना। 1-to-1 फंक्शन का असल में ये मतलब है डिफरेंट different inputs have different outputs। ठीक है, इसकी जो डायग्राम होगी वो ये होगी कि अब हॉरिजॉन्टल लाइन horizontal line do not intersect function at more than 1 points। देखें, आपको ये मैं बता देता हूँ, जैसे ये देखें, ये मेरे पास एक कर्व है ना, समझे कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं, तो मैंने ये देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, एक पॉइंट पे कर रही है, तो ये फंक्शन 1-to-1 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है सर। तो अब ये देखें ना, ये मेरे पास फंक्शन है, आपको ये बहुत पॉपुलर फंक्शन है, इसका पता होगा कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो मैंने जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, तो ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गया ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने की वजह से ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। और इसका एक ये जो बात है ना, डिफरेंट इनपुट्स हैव डिफरेंट आउटपुट्स, उसका ये मतलब है कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन ए इज इक्वल टू बी, ये मतलब है डिफरेंट इनपुट्स हैव डिफरेंट आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर नो अगर रेपिटेशन। -2 और 2, बिल्कुल नो रेपिटेशन इन आउटपुट्स। ठीक है, सर तो मैं इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको 1-to-1 को हाँ जी सर। नहीं, इंजेक्टिव की तो बात है ना, अभी मैं आपको इंजेक्टिव की भी बात बताता हूँ।
अभी मैं आपको 1 to 1 बता रहा हूँ। ठीक है सर। 1 to 1 and into injective, 1 to 1 and on to bijective। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि -2 पे भी इसका 4 आ रहा है आंसर और 2 पे भी 4 आ रहा है ना, आप चेक कर लें यहाँ पे पुट करके। तो -2 जी पे भी 4 है और 2 पे भी 4 है। तो इनपुट्स डिफरेंट बट आउटपुट इज सेम, ये बात सोचें। एक -2 है और एक 2 है, डिफरेंट इनपुट्स है पर आउटपुट इज सेम। तो ये बात गलत नहीं हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने लिखा है डिफरेंट इनपुट्स हैव ठीक है डिफरेंट सर। आउटपुट्स। different inputs have different outputs, then function is 1 to 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, different inputs have same output, तो इस वजह से ये 1 to 1 नहीं हो रहा। सही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि फंक्शन कैसे चेक करें। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें ना यहाँ पे, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका वर्टिकल लाइन intersects a curve at more than 1 points, then it is not a function। ये बात है, ठीक है। आपको एक मिसाल है कि पूछा जा सकता है जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कर्व है और ये सॉरी ये प्लेन है और ये कर्व है। आपने जस्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है इस तरीके से। ये तो एक से ज्यादा पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। तो जब फंक्शन नहीं होगा तो उसको आगे 1 to 1 और ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 to 1 एंड ऑन टू तो फंक्शन के बाद वाली टर्म्स है। तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो भी फंक्शन होता है। इसकी पावर 1 हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर होना चाहिए, जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, उसमें कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास लीनियर ही आएगा। हाँ जी। अच्छा ये देखें, ये एग्जांपल 9 देखें, उसने क्या है, f of x equal x square from the set of integers to the set of integers is 1 to 1। सेट ऑफ इंटीजर्स से लेके सेट ऑफ इंटीजर्स तक क्या ये 1 to 1 है या नहीं, whether it is 1 to 1 और नॉट। तो उसने रीजन ये बताया है कि 1 पे भी आंसर 1 आ रहा है, -1 पे भी 1 आ रहा है, तो डिफरेंट इनपुट्स हैव सेम आउटपुट। तो इस किस्म का जब सिनेरियो आ जाएगा तो ये 1 to 1 नहीं होगा। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि लीनियर फंक्शन है, ये लाइन है, ये लाइन हाँ -1 और 1 से, ठीक है, ये लाइन। अब रियल नंबर से रियल नंबर तक है, तो क्या ये 1 to 1 है। अब आप देखें ये तो एक लाइन है ना, अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये भी एक पॉइंट पे करेगी, कहीं भी आप लगा के चेक कर लो तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाकई 1 to 1 होगा, इज ए 1 to 1 फंक्शन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है।
तो जाहिर है कि फंक्शन अगर इनपुट्स जो रिलेशन इनपुट्स में है वही रिलेशन फंक्शन में हो तो वो इंक्रीजिंग होगा। जैसे देखें x की वैल्यू y से लेस है तो f ऑफ x की वैल्यू भी f ऑफ y से लेस है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्ट कब होगा? जब इसमें इक्वल का निशान नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज का ये मतलब है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे देखें x इज लेस देन y बट f ऑफ x इज ग्रेटर देन y, तो जब लेस और ग्रेटर वाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर ये डिक्रीज। जैसे सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि ये हमारे पास ये कर्व जा रही है ना, ये लाइन है। तो जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी तो y नेगेटिव था, यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ी तो y थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे x की वैल्यू मजीद बढ़ी तो y 0 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू जो है और मजीद पॉजिटिव हो गई। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ठीक है, x की दो वैल्यूज के लिए f की दो वैल्यूज में भी वही रिलेशन है, तो ये फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर कर्व इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू आगे लेके जा रहे हैं y की वैल्यू डाउन की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड की तरफ। सही है। अच्छा, जब आपने क्वेश्चन पूछना हो ना फिर माइक ऑन किया। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल आप देखिएगा, 12 जो है। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन असल में ये होता है कि जो रेंज होती है ना, रेंज f वो b के इक्वल, सेट b के इक्वल आ जाती है। मतलब कि रेंज और कोड डोमेन जब सेम आ जाएंगी तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। कोड डोमेन और रेंज जब सेम आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। मतलब के आउटपुट वाला सारा सेट कवर होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक्सक्यूज मी सर कोड डोमेन बता दें क्या है? देखे f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। जब हम ये बात करते हैं ना तो इसमें b जो होता है ना वो कोड डोमेन होता है। सेट b को कोड डोमेन कहते हैं, सेट a को डोमेन कहते हैं। और जो मैप हो जाते हैं एलिमेंट्स, जैसे हम कह रहे हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, और f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है, एक मिसाल है। तो अब आप इसमें देखें रेंज रेंज क्या आई थी इसकी, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की। रेंज आई थी 0, 1, 4, 9 और इस तरीके से। तो z के इक्वल नहीं आई रेंज। जब रेंज z के इक्वल आ जाएगी तब ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। अभी ये z के इक्वल नहीं आई। अब मैं फंक्शन चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैं ये लिख दूं f ऑफ x इक्वल x, अब देखें f ऑफ x इक्वल x लिखने का मतलब ये है कि आप जो भी इसमें पुट करेंगे, जो भी पुट करेंगे इसमें, आंसर में भी वही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो रेंज है ना इसकी, इसको f1 कर लेते हैं। रेंज f1 वो z के इक्वल आ गई है। तो जब रेंज कोड डोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू। ठीक है, सही है। अभी कुछ इसकी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं बुक में जो दी हुई है ना।
अभी ये देखें गौर से, f इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। तो ए बी सी डी मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। ए बी सी डी और सेट बी हम लिख लेते हैं 1 2 3 और f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब सेट ये फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ है, f ऑफ a3 f ऑफ b2 f ऑफ c1 f ऑफ a3 f ऑफ b2 f ऑफ c1 एंड f ऑफ d जो है वो 3 के इक्वल है। हमने बताना है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, इसकी आप रेंज लिख लें। रेंज का मतलब है कि जो आउटपुट में आंसर आ गया है, तो आउटपुट में जो आंसर आ गया वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 3 ये 3 तो रिपीट हो रहा है ना, तो मुझे तो लगता है ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट डू नॉट रिपीट कहा था हमने। चले इसको ना इस तरीके से लिख के चेक करते हैं। तो ए के एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख लें ए बी सी डी, और बी के एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख लें 1 2 3। तो ए मैप हो रहा है 3 पे, बी मैप हो रहा है 2 पे, सी मैप हो रहा है 1 पे और डी मैप हो रहा है दोबारा से 3 पे। तो सेकंड एलिमेंट जो है वो रिपीट हो गया ना 2 बार। 3 1 की भी आउटपुट है और सॉरी 3 ए की भी आउटपुट है और डी की भी आउटपुट है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। सही है ये फंक्शन। Because all 3 elements of code main are images of elements in the domain। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे दिलावर ने जो बताया था, शुरू में बताया था कि सेकंड एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट। मेरा ख्याल है फर्स्ट एलिमेंट डू नॉट रिपीट। क्या ख्याल है, फर्स्ट एलिमेंट है या सेकंड एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट। मुझे लग रहा है फर्स्ट